हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 10 तक 199 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 10 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 11 में हम 200 से लेकर 219 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन 200 से लेकर 203 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। बार ग्राफ में समस्त विश्व से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट में बोलते हैं एफडीआई, की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 200 पूछा गया है। वर्ष 1992 और 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है? देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वर्ष 1992 और 93 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग बताना है। तो देखिए अगर आप ऊपर बार ग्राफ में देखेंगे तो 1992 में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है वो है 5.7 के बराबर, और जो 1993 में प्राप्त हुआ है वो है 10.15 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 5.7 प्लस 10.15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15.85 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 201। दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष में द्वितीय सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर बार ग्राफ को देखेंगे। बार ग्राफ में जो सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है वह वर्ष 1997 में प्राप्त हुआ है, जो कि है 31.36 करोड़ के बराबर। अब अगर आप इससे कम देखेंगे तो वो हमें प्राप्त हुआ है 1996 में, जो कि है 24.33 के बराबर। यहाँ पर हमसे द्वितीय सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पूछा गया है तो वह हमको वर्ष 1996 में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 202। सभी वर्ष के औसत निवेश के साथ 1997 में किए गए निवेश का अनुपात क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है सभी वर्ष के औसत निवेश। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर सभी वर्षों का औसत निवेश निकालना है। तो यहाँ पर जितना भी निवेश आया है हमें पहले उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम इन सभी को पहले ऐड कर लेते हैं। वर्ष 1992 में निवेश आया है 5.7 के बराबर। 1993 का निवेश है 10.15 के बराबर। 1994 का निवेश है 20.16 के बराबर। 1995 का निवेश है 10.22 के बराबर। 1996 का निवेश है 24.33 के बराबर। और 1997 का निवेश है 31.36 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल निवेश आ जाएगा 101.92 के बराबर। अब देखिए जो 101.92 करोड़ का निवेश है ये 6 वर्षों का है। तो अब अगर हमें औसत निकालना है तो हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास औसत आ जाएगा 101.92/6। यहाँ से हमारे पास औसत आ जाएगा 16.98 के बराबर। अब देखिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सभी वर्षों के औसत निवेश हमारे पास आ चुका है। तो औसत निवेश के साथ वर्ष 1997 में किए गए निवेश का अनुपात। अब देखिए अगर हम वर्ष 1997 में किया गया निवेश देखेंगे तो वो है 31.36 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमें जो अनुपात बताना है वह बताना है 16.98 अनुपात 31.36 के बीच। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों में ही दशमलव के बाद दो दो अंक हैं, तो यहाँ पर हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रह जाएगा 1698 अनुपात 3136। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 849 अनुपात 1568। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही 849 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1:1.8। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 1:1.8 नहीं है। तो 1.8 को हम बढ़ा करके कर लेंगे 2 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा अनुपात आ जाएगा 1:2 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 203।
वर्ष 1996 और 1997 में किए गए निवेश का अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे वर्ष 1996 और 1997 में किए गए निवेश का अंतर पूछा है। अगर आप ऊपर बार ग्राफ में देखेंगे तो वर्ष 1996 में निवेश है 24.33 के बराबर और 1997 का निवेश है 31.36 के बराबर। तो यहाँ पर हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ पर हम 31.36 में से 24.33 को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा 31.36 माइनस 24.33। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7.03 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 204 से लेकर 207 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में किसी हॉल में पार्किंग स्थान पर अलग अलग समय में पार्क की गई साइकिल दर्शाई गई हैं। नीचे देखिए हमें ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक प्रत्येक घंटे कितनी कितनी साइकिल पार्क की गई हैं उसका डेटा दिया गया है। इसके बेस पर हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 204 पूछा गया है। पार्किंग किराया यदि 1 रुपये प्रति घंटा हो तो प्रातः 9 बजे से साय 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित होगी। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है पार्किंग किराया यदि 1 रुपये प्रति घंटा हो तो। अब देखिए अगर पार्किंग किराया 1 रुपये प्रति घंटा होगा तो जितनी साइकिल होंगी उतना ही किराया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कुल कितनी साइकिल आई। जितनी हमारी साइकिलों की संख्या होगी उतनी ही धनराशि एकत्रित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सुबह 9 बजे साइकिलों की संख्या है 95 के बराबर, 10 बजे साइकिल है 75, 11 बजे साइकिल है 85, 12 बजे साइकिल है 65, 1 बजे साइकिल है 75, 2 बजे साइकिल है 55, 3 बजे साइकिल है 65, 4 बजे साइकिलों की संख्या है 45, 5 बजे साइकिलों की संख्या है 55, 6 बजे साइकिलों की संख्या है 35 और 7 बजे साइकिलों की संख्या है 45। यहाँ पर देखिए जो 8 बजे साइकिलों की संख्या है 25, हमें उसे नहीं लेना है, सबसे आखिरी वाले को छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास साइकिलों की कुल संख्या आ जाएगी 695 के बराबर। अब देखिए अगर साइकिलों की कुल संख्या 695 के बराबर है और 1 रुपया किराया है तो यहाँ पर हमारे पास जो किराया इकट्ठा होगा वो 695 रुपए के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 205। साय 7 बजे से 8 के बीच पार्क की गई साइकिलों की संख्या में कमी प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है साय 7 बजे से 8 के बीच। यहाँ पर देखिए अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो शाम 7 बजे साइकिलों की संख्या है वो है 45 के बराबर और 8 बजे जो साइकिलों की संख्या है वह है 25 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 20 की कमी हुई है। अब हमसे कहा गया है कि हमें ये कमी प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की कमी हुई है 20 की, तो 20 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड करते हैं इसको पहली वाली संख्या से, तो यहाँ पर 45 से कंपेयर हो रही है तो डिवाइड में आ जाएगा 45, गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर देखिए 20 और 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4/9 आ जाएगा। तो देखिए हम 4 को अलग रखते हैं और 9 को भेज देते हैं 100 के डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 100/9। अब देखिए 100/9 जो होता है वह होता है 11 सही 1/9 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 11 सही 1/9। 4 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 सही 4/9%। अब देखिए हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं भी 44% नहीं है, 45% है। तो हम 44 सही 4/9% को 45% के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 206। ग्राफ को देखकर बताएं पार्क की गई साइकिलों की औसत संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए हमें साइकिलों की औसत संख्या बतानी है। पीछे देखिए जब हमने क्वेश्चन नंबर 204 सॉल्व किया था तो वहां पर हमने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की जो साइकिलों की संख्या निकाली थी वह 695 के बराबर थी। तो यहाँ पर हम उस डेटा को यूज कर लेंगे। तो देखिए 9 बजे से शाम 7 बजे तक साइकिलों की संख्या 695 के बराबर है। यहाँ पर 8 बजे वाला कॉलम ये छूट रहा है, तो यहाँ पर जो 8 बजे साइकिल है 25, हम इनको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कुल साइकिल आ जाएंगी वो आ जाएंगी 695 प्लस 25 यानी कि 720 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है औसत,
तो औसत निकालने के लिए हम कुल साइकिलों की संख्या को घंटों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर आप सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक कुल घंटे ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 12 के बराबर। तो यहाँ पर हमें 720 को 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास औसत आ जाएगा 720/12। 720 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 207, ग्राफ में कितनी बार पार की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें यह बताना है कि कितनी बार पार की गई साइकिल औसत संख्या से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले औसत को देख लेते हैं। अभी हमने निकाला है कि कुल साइकिल है 720 के बराबर और कुल घंटे हैं 12। तो यहाँ पर औसत आ जाएगा 720/12 यानी कि 60 के बराबर। अब देखिए हम ये देखते हैं कि कितनी बार जो साइकिलें हैं वो 60 से ज़्यादा पार्क हुई हैं। तो देखिए सुबह 9 बजे साइकिल पार्क हो रही है 95, तो ये 60 से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये पहला घंटा आ जाएगा। इसके बाद 10 बजे देखते हैं तो साइकिलें पार्क हो रही हैं 75, तो हमारे पास ये दूसरी बार है जहाँ पर साइकिल 60 से ज़्यादा है। इसके आगे 11 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 85, तो ये भी 60 से ज़्यादा है, तो ये तीसरी बार हो जाएगा। इसके बाद 12 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 65, तो ये चौथी बार है जहाँ पर साइकिलें 60 से ज़्यादा हैं। इसके बाद 1 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 75, तो ये भी 60 से ज़्यादा है, तो ये पांचवी बार हो जाएगा। 2 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 55। अब देखिए 60 से कम है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद साइकिलें पार्क हो रही हैं 65, ये औसत 60 से ज़्यादा है तो हम इसको काउंट करेंगे, तो हमारे पास ये छठी बार हो जाएगा। इसके बाद 4 बजे साइकिल पार्क हो रही हैं 45, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 55, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 6 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 35, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 7 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 45, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और 8 बजे साइकिलें पार्क हो रही हैं 25, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 बार ऐसा हुआ है जब साइकिलें 60 से यानी कि औसत से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 208 से लेकर 211 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों में उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 208 पूछा गया है। वर्ष 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। यहाँ पर देखिए हमें वर्ष 1982 और 1984 में खाद्यान्न के उत्पादन का योग निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि इन दो वर्षों में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ है। अगर हम 1982 की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन है 20 के बराबर, और अगर हम 1984 की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन है 55 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब हम इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 + 15 यानी कि 35 के बराबर। अब देखिए हमें ये बताना है कि ये जो उत्पादन है ये किस एक वर्ष के बराबर है। तो देखिए अगर आप ऊपर बार ग्राफ को देखेंगे तो आपको केवल एक ही वर्ष मिलेगा 1981। तो 1981 का जो उत्पादन है वह 35 के बराबर है, तो यहाँ पर ये 1981 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 209, वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए हमें वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर देखना है, तो हम यहाँ पर पहले इनका उत्पादन देख लेते हैं। अगर हम 1981 की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन है 35 के बराबर, और अगर हम 1985 की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन है 30 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा 35 - 30, ये आ जाएगा 5000 टन के बराबर। यहाँ पर देखिए जो सारी वैल्यूज हैं ये हजार टन में है, तो यहाँ पर 5 ना करके 5000 टन आएगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 210, वर्ष 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए हमें वर्ष 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि प्रतिशत बताने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि संख्या में कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम ऊपर ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम वर्ष 1984 की बात करें तो उत्पादन है 15 के बराबर, और अगर हम 1985 की बात करें तो उत्पादन है 30 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन 15 से 30 हो रहा है, तो यहाँ पर 15 की वृद्धि हो रही है। अब ये जो 15 की वृद्धि है हम इसे कन्वर्ट कर देंगे प्रतिशत में, तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो
जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 15 की, तो 15 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड करेंगे 1984 के उत्पादन से। 1984 का उत्पादन है 15 के बराबर, तो डिवाइड में आ जाएगा 15 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर 15 से 15 कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 100%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 211 है, वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है? यहाँ पर देखिए हमें दो ऐसे वर्ष बताने हैं जिनमें उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए हमको दिया गया है 1980 और 1981। अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो 1980 का उत्पादन है 30 के बराबर और 1981 का उत्पादन है 35 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर आ जाएगा वो 35 माइनस 30 यानी कि 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमको दिया गया है 1982 और 1983। 1982 का उत्पादन है 20 के बराबर और 1983 का उत्पादन है 30 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 30 में से 20 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 10 के बराबर। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमको दिया गया है 1984 और 1985। 1984 का उत्पादन है 15 के बराबर और 1985 का उत्पादन है 30 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंतर देखेंगे तो 30 माइनस 15 वो 15 के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमको दिया गया है 1983 और 1984। 1983 का उत्पादन है 30 के बराबर और 1984 का उत्पादन है 15 के बराबर। 30 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ भी ये 15 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि परिवर्तन की जो सबसे कम दर है वह 1980 और 1981 में है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन 212 से लेकर 215 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है। नीचे देखिए ग्राफ में हमें 6 पर्वत शिखर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ। इनकी हमें अलग अलग ऊंचाई दी गई है। अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन 212 में हमसे पूछा गया है, ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है, सभी शिखरों की औसत ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई बतानी है, तो हम यहाँ पर पहले सभी शिखरों की ऊंचाई को ऐड कर लेते हैं। ए की ऊंचाई है 8200 के बराबर, बी की ऊंचाई है 6000 के बराबर, सी की ऊंचाई है 8600 के बराबर, डी की ऊंचाई है 7500 के बराबर, ई की ऊंचाई है 8800 के बराबर और एफ की ऊंचाई है 6500 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो कुल ऊंचाई आ जाएगी 45600 के बराबर। अब देखिए हमारे पास ये 6 पर्वत शिखर हैं, तो हम 45600 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो देखिए औसत बराबर हो जाएगा 45600 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास आ जाएगा 7600 के बराबर। तो यहाँ पर औसतन ऊंचाई है 7600 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 213 है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यहाँ पर देखिए हमसे दूसरा सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर बताने के लिए हम सबसे ऊंचा शिखर देखते हैं। तो देखिए अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको मिल जाएगी 8800 के बराबर। अब हम देखते हैं इससे कम, तो जो इससे कम होगा वही दूसरा सबसे ऊंचा शिखर होगा। तो देखिए इससे कम ऊंचाई मिल जाएगी आपको 8600 के बराबर। अब हम ये देखेंगे कि 8600 ऊंचाई किसकी है, तो ये शिखर सी की है। तो यहाँ पर शिखर सी दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 214 है, उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए हमें उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताना है, तो हम पहले उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर देख लेते हैं। अगर हम सबसे ऊंचा शिखर देखेंगे तो वह आ जाएगा 8800 के बराबर। और अगर हम सबसे निम्नतम यानी कि सबसे छोटा शिखर देखेंगे तो वह आ जाएगा 6000 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों को लिख लेते हैं, तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 8800 अनुपात 6000। यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे तो हमारे पास 88 अनुपात 60 रह जाएगा। उसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 अनुपात 15। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 215 है, यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है, यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है।
हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले सभी पर्वत शिखरों की ऊंचाई को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी पर्वत शिखरों का आरोही क्रम आ जाएगा 6000, 6500, 7500, 8200, 8600 और 8800। अब हमसे आगे कहा गया है तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मध्य के दो शिखर देखेंगे तो वह तीसरे और चौथे नंबर के आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे 7500 और 8200। अब देखिए हमारे पास ये दो पर्वत शिखर हैं, तो इनका औसत निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए औसत बराबर हो जाएगा 7500 प्लस 8200 डिवाइड बाई 2। जब हम 7500 और 8200 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15700 के बराबर। 15700 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर औसत आ जाएगा 7850 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 216 से लेकर 219 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों में एक्सचेंज रिजर्व को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हमें ग्राफ दिया गया है। अब इसके बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 में हमसे पूछा गया है, ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो और ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें औसत रिजर्व से नीचे रहा हो का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो बड़े ही इजी हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस की हेल्प से देना चाहें तो आप बड़े ही आराम से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि हम इसका आंसर ऑप्शंस की हेल्प से कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन ए दिया गया है 2:6। देखिए अनुपात का मतलब होता है कि हम संख्याओं को जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको वहाँ तक सिंप्लीफाई करके लिखें। तो यहाँ पर अगर 2:6 दिया गया है तो हम इसको 2 से डिवाइड करके 1:3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 1:3 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमको दिया गया है ऑप्शन डी 4:4। 4:4 को 1:1 लिखना चाहिए था। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 3:4। अब देखिए 3:4 का मतलब है कि 3 ऐसे वर्ष हैं जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से ऊपर रहा है और 4 ऐसे वर्ष हैं जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से नीचे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक टोटल 7 वर्ष आएंगे। अब अगर आप ऊपर ग्राफ में वर्षों की संख्या को ऐड करेंगे तो हमें 8 वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है 3:5। तो यहाँ पर अगर आप 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 वर्ष भी हो रहे हैं और आप 3:5 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देखिए ये तो है ऑप्शंस की हेल्प से। अब हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमें इतने ही आसान ऑप्शंस दिए जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से ऊपर रहा है। यहाँ पर देखिए औसत रिजर्व शब्द यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले रिजर्व का औसत निकाल लेते हैं। अगर हम 1991-92 की बात करें तो रिजर्व है 2640 के बराबर। 92-93 रिजर्व है 3720 के बराबर। 93-94 रिजर्व है 2520 के बराबर। 94-95 का रिजर्व है 3360 के बराबर। 95-96 का रिजर्व है 3120 के बराबर। 96-97 का रिजर्व है 4320 के बराबर। 97-98 का रिजर्व है 5040 के बराबर और 98-99 का रिजर्व है 3120 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल रिजर्व आ जाएगा 27840 के बराबर। अब देखिए ये हमारे पास 8 वर्ष हैं, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 27840 डिवाइड बाई 8। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 3480 के बराबर। अब देखिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो और ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें एक्सचेंज औसत रिजर्व से नीचे रहा हो। यहाँ पर देखिए हमें दोनों ही टाइप के वर्ष काउंट करने हैं।
जिनमें जो रिजर्व है वो औसत से ऊपर हो, और ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें रिजर्व औसत से नीचे हो। तो हम क्या करते हैं, केवल ऐसे वर्षों की संख्या देखते हैं जिनमें जो रिजर्व है वो औसत से ऊपर है। तो यहाँ पर जब हम उन वर्षों की संख्या निकाल लेंगे तो हमें पता है टोटल वर्ष 8 है, तो 8 में से उन वर्षों की संख्या को घटा करके जो रिजर्व से नीचे हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये देखते हैं कि कितने वर्षों में रिजर्व औसत से ऊपर है। तो देखिए अगर हम 1991-92 की बात करें तो रिजर्व है 2640 के बराबर, तो ये औसत से कम है, हम इसको छोड़ देंगे। 1992-93 की बात करें तो रिजर्व है 3720 के बराबर। अब ये देखिए औसत जो हमको दिया गया है 3480 के बराबर, ये उससे ज़्यादा है, तो हम इसको काउंट करेंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो 1993-94 का रिजर्व आ जाएगा 2520 के बराबर, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके आगे वर्ष 1994-95 का रिजर्व आ जाएगा 3360 के बराबर, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद रिजर्व आ जाएगा 1995-96 का 3120 के बराबर, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद रिजर्व आ जाएगा 1996-97 का 4320 के बराबर। अब देखिए औसत से ज़्यादा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हमारे पास ये दूसरा वर्ष हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 1997-98, तो यहाँ पर रिजर्व है 5040 के बराबर, ये भी देखिए औसत के बराबर है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हमारे पास ये तीसरा वर्ष हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 1998-99 का रिजर्व देखें तो यह है 3120 के बराबर, तो यहाँ पर हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 वर्ष ऐसे आए हैं जिनका रिजर्व औसत से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 वर्ष ज़्यादा है तो 5 वर्ष कम होंगे, क्योंकि कुल वर्ष हैं 8 के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास अनुपात आएगा वो 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 217 है, वर्ष 1996-97 में एक्सचेंज रिजर्व औसत एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना प्रतिशत रहा है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 1996-97 में एक्सचेंज रिजर्व। अगर हम 1996-97 का एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे तो वह हमको दिया गया है 4320 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है औसत एक्सचेंज रिजर्व का। देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में औसत एक्सचेंज रिजर्व निकाला है 3480 के बराबर, तो उसका लगभग कितने प्रतिशत रहा। तो हमें ये बताना है कि 4320 3480 का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत बराबर आ जाएगा, 4320 ऊपर आ जाएगा तो 4320 डिवाइड कर देंगे 3480 से, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर देखिए अगर हम 0 से 0 कट कर देंगे तो ऊपर 432 रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 348। तो यहाँ पर देखिए हम 432 को थोड़ा सा बढ़ा करके कर लेंगे 435, और नीचे 348 को बढ़ा कर कर लेंगे 350। तो हमारे पास आ जाएगा 435 बटे 350 गुणा 100। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 870 बटे 7। 870 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124.4%। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 124% हमारा लगभग पास में है, तो हम इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 218 है, वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 1997-98 में। अगर हम वर्ष 1997-98 का एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे तो वह आ जाएगा 5040 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष 1993-94 की अपेक्षा। 1993-94 का अगर हम रिजर्व देखेंगे तो वह आ जाएगा 2520 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई, ये बताने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि संख्या में कितने की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5040 में से 2520 को घटा देंगे। जब हम 5040 में से 2520 को घटाएंगे तो हमारे पास 2520 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 2520 की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रतिशत में। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई है 2520 की, तो 2520 आ जाएगा ऊपर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1993-94 के रिजर्व से। 1993-94 का रिजर्व है 2520, तो डिवाइड में भी 2520 आ जाएगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर 2520 से 2520 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 100%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 219,
वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के एक्सचेंज रिजर्व के योग और वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के एक्सचेंज रिजर्व के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के एक्सचेंज रिजर्व का योग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2640 प्लस 3720 प्लस 2520। आगे हमसे कहा गया है वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के एक्सचेंज रिजर्व का योग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 3120 प्लस 4320 प्लस 5040। अब इनका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए अगर हम अनुपात से पहले वालों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8880, और अगर हम अनुपात के बाद वालों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12480। यहाँ पर देखिए हम जीरो से जीरो कट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 888 और बाद में रह जाएगा 1248। यहाँ पर जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 222 और अनुपात के बाद रह जाएगा 312 है। इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 111 और अनुपात के बाद रह जाएगा 156। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37:52। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।